स्टार्ट। अरे भाई बातें मत कर। अरे स्टार्ट कर। अरे भाई बातें मत करना, ठीक है? तुम लोग शांत करना, मत कहना पड़े। हेलो बच्चों, मैं अंकित वर्मा, आपका केमिस्ट्री एजुकेटर, आप सभी का संकल्प ट्यूटोरियल के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। जैसा कि आज की क्लास में हम अपने CHS BHU के केमिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे 2023 के, जिसका पहला क्वेश्चन यह है कि विच वन ऑफ द विच वन ऑफ द मेटल इज फाउंड इन नेचर इन द फ्री स्टेट। प्रकृति में कौन सी धातु मुक्त अवस्था में पाई जाती है? जिसके हमारे पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। गोल्ड है, जिंक है, पीबी है एंड एल्यूमिनियम है। तो इसमें आप लोग देखेंगे कि जैसे फ्री स्टेट में देखेंगे, यदि हम रिएक्टिविटी सीरीज देखें जो हमने आपको पढ़ाई है सक्रियता श्रेणी, उसमें आपका जो जिंक है, पीबी है, लेड है, ये सभी टॉप मोस्ट पे आते हैं, और जो आपका गोल्ड है वो बॉटम में आता है। तो आप इसमें देखेंगे जो हमारा गोल्ड है ये हमारा फ्री स्टेट में पाया जाता है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा गोल्ड। और इसी तरह यदि हम देखें, गोल्ड के अलावा भी हमारे पास गोल्ड के अलावा भी हमारे पास जो होता है सिल्वर एंड गोल्ड जो होते हैं, ये हमारे पास फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। ठीक है, तो हम इसके बाद अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा है कि नंबर ऑफ पॉसिबल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ पेंटेन। पेंटेन के हमारे पास कितने पॉसिबल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होंगे? पेंटेन का यहाँ पर फार्मूला क्या होगा बेटा? जैसे यहाँ पर थोड़ा दिया हुआ है, पेंटेन में कितने कार्बन होंगे? पेंटेन का आपका फार्मूला रहेगा C5H12। तो बेटा हमें यहाँ पर बताना है कि इसके कितने पॉसिबल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होंगे, संभावित संरचनात्मक आइसोमर्स कितने होंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर, यदि हम अपने पेंटेन को ड्रा करते हैं। देखो, आइसोमर्स बेटा क्या होते हैं जिनका केमिकल फार्मूला सेम रहता है, जिसमें केवल जो हमारी प्रिंसिपल चेन है वो क्या रहेगी? डिफरेंट रहेगी। तो बेटा एक तो इसका ये हो गया। इसके बाद आपका हो जाएगा, जैसे हम इसको डिफरेंट टाइप में अरेंज करें यदि, तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। ये भी क्या हो जाएगा? इसका स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हो जाएगा। और एक पॉसिबल इस तरह बन सकता है, यदि आप देखेंगे बेटा, तो इसके अलावा और कोई हमारे पास तरीका नहीं होगा जो हम इनको अरेंज कर सके पेंटेन को। तो इसके जो आपका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर आपका हो जाएगा 3। अच्छा, इसमें किसी को कोई डाउट है? ठीक है, फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं बेटा। उसके बाद का बेटा हमारे पास हमारा क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज नोन एज सोपेनिफिकेशन रिएक्शन। जैसे निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया साबुनीकरण प्रक्रिया के रूप में जानी जाती है? तो हमने जैसे इसको क्लास में डिस्कस भी किया था। जो आपका क्या होता है भाई, ग्लिसरॉल होता है, ग्लिसरॉल के जो एस्टर होते हैं उनकी रिएक्शन जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराई जाती है, तो सोडियम स्टेरेट बनता है एंड इथाइल अल्कोहल बनता है। तो इसका हम देखेंगे, इसका ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है, फिर इसके बाद अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं।
बेटा इसके बाद हमारा है इन द हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल विच वन ऑफ द मेटल इज यूज्ड एज अ कैटलिस्ट। हिंदी में यदि इसको पढ़ेंगे तो वनस्पति तेल के हाइड्रोजनीकरण में उत्प्रेरक के रूप में कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है। तो जैसे हमने आपको हाइड्रोजनेशन रिएक्शन को बताया हुआ है, तो हाइड्रोजनेशन रिएक्शन में मेनली हमारे पास पैलेडियम है, प्लेटिनम है और निकल है। तो इसका आपका ऑप्शन हो जाएगा बेटा हाइड्रोजनेशन के लिए हमारे पास यूज होता है निकल, पैलेडियम एंड प्लेटिनम। तो यहाँ पर आपका बेटा ऑप्शन हो जाएगा निकल, क्योंकि जो हमारे पास वेजिटेबल ऑयल होते हैं इसमें बेटा पाई जाती है एल्कीन। फिर बेटा उसके बाद हमारे पास है विच इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट फॉर द एलोट्रॉप ऑफ कार्बन। कार्बन के अपरूप के लिए कौन सा कथन गलत है। जैसे हमें पता है कार्बन के कितने एलोट्रॉप होते हैं, 3 एलोट्रॉप हमने पढ़े हुए हैं। एक तो हमारे पास हमारा होता है डायमंड, दूसरा हमारे पास होता है ग्रेफाइट एंड होते हैं फ्लोरीन्स। तो हम यहाँ पर देखेंगे जैसे दिया हुआ है कि जो हमारे पास डायमंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस, हीरा सबसे कठोर पदार्थ है, तो भाई ये डायमंड के लिए ट्रू है। फिर सेकंड ऑप्शन हमारे पास दिया हुआ है डायमंड इज यूज्ड एज लुब्रिकेंट, हीरे का उपयोग स्नेहक के रूप में किया जाता है। ऐसा तो हमने कोई भी पॉइंट डायमंड के लिए पढ़ा ही नहीं है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, मतलब मे भी यही हमारा करेक्ट आंसर रहे। फिर इसके बाद हमारे पास दिया ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो हमने पढ़ा हुआ है ग्रेफाइट एक ऐसा नॉन मेटल है जो बेटा आपका इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, मतलब विद्युत के सुचालक के रूप में उपयोग किया जाता है, तो ये भी ट्रू है। देन हमारे पास दिया हुआ है ग्रेफाइट हैज हेक्सागोनल लेयर स्ट्रक्चर। तो हमने आपको बताया है कि जो हमारे पास ग्रेफाइट होता है वो षटकोणीय संरचना होती है। तो इसका जो ऑप्शन बेटा हो जाएगा, हमें इसमें चूज करना था। यहाँ पर एक थोड़ा ध्यान से देखेंगे कौन सा रॉन्ग स्टेटमेंट है। क्वेश्चन को सही से पढ़ना बहुत जरूरी है। शायद हमने ये नहीं देखा कि हमसे रॉन्ग पूछ रहा है और हम ट्रू ही मार्क कर दिए। तो इसमें जो रॉन्ग है वो कौन सा है, डायमंड इज यूज्ड एज ए लुब्रिकेंट। तो इसका आंसर बेटा क्या होगा, सेकंड हो जाएगा। ठीक है, फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इसके बाद बेटा हमारे पास दिया हुआ है द मेजर कंपोनेंट ऑफ द बायोगैस। बायोगैस का बेटा प्रमुख घटक क्या है। तो जैसे बायोगैस में हमने पढ़ा होगा कि बायोगैस में मेनली क्या पाया जाता है, हमारी एक मेथेन पाई जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है तथा वेपर गैस पाई जाती है। तो उसमें जो हमारा एक मेजर कंपोनेंट क्या होता है, जो बायोगैस होती है उसका मेजर कंपोनेंट बेटा होता है मेथेन। ये हमारा मेथेन का फार्मूला है। इसका ऑप्शन आपका बेटा हो जाएगा सेकंड नंबर। फिर बेटा उसके बाद हमारे पास एक केमिकल रिएक्शन दी हुई है Fe2O3 प्लस 2 एल्यूमिनियम दिया हुआ है, प्लस 2 हमारे पास जो प्रोडक्ट बन रहा है 2Fe एंड Al2O3 प्लस हीट रिमूव हो रही है। तो आपसे पूछा गया है द नेम ऑफ द केमिकल रिएक्शन इज, उपयुक्त रासायनिक अभिक्रिया का नाम क्या है। तो बेटा इससे हमने जो अपना मेटल एंड नॉन मेटल को पढ़ा हुआ है, तो हमने उसमें लास्ट में पढ़ा था थोड़ा मेटलर्जी का पोर्शन। तो वहां पर मेटलर्जी में इस रिएक्शन को यदि हम देखेंगे तो इसको कहते हैं थर्माइट रिएक्शन। जैसे हमने पढ़ा था केमिकल लीचिंग, तो ये क्या है, ये हमारे पास जैसे हमने पढ़ा था जो मेटल रिडक्शन होता है, तो ये हमारे पास क्या हुआ है, मेटल रिडक्शन दिया हुआ है, इसको हम बेटा क्या कहते हैं, थर्माइट प्रोसेस। इसका ऑप्शन 3 हो जाएगा आपका थर्माइट प्रोसेस। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने मूव करते हैं इसके बाद। तो अभी तक हमने जैसे 2023 के जो हमारे मैथ्स ग्रुप के क्वेश्चन थे, हमने 7 क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया है। अब हमारा 8th वन क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज मोस्ट रिएक्टिव मेटल। इनमें से बेटा दी गई कौन सी धातु सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील धातु है। तो जैसे हमने जो एक्टिविटी सीरीज जो केमिकल रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ा है, रासायनिक सक्रियता श्रेणी पढ़ा है, तो उसमें क्या होता है, जैसे कि हमने उसे हमने किसी भी तरीके से याद किया होगा। जैसे उसमें सबसे पहले आता है लिथियम, फिर यहाँ पर बेटा टॉप टू बॉटम आएंगे, फिर इसके बाद यहाँ से स्टार्ट होता है लिथियम था, पोटेशियम था, बेरियम है, स्ट्रॉन्सियम था, सोडियम,
देन कैल्शियम है, देन मैग्नीशियम है, देन उसके बाद एल्यूमिनियम आ जाएगा, मैग्नीज, फिर जिंक है, तो देखिए हम यहाँ तक ये देखेंगे तो यहीं पर हमारा ऑप्शन हो जाएगा, जैसे कि इसमें दिया हुआ है जो हमारे पास इसमें मैग्नीशियम आ रहा है, तो इन दिए हुए मेटल में जो हमारे पास बेटा रिएक्टिव मेटल है वो हमारे पास मैग्नीशियम हो जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ पर जो गोल्ड, कॉपर और हमारे पास जिंक दिया हुआ है, तो जो मैग्नीशियम जो है वो जिंक से पहले आ रहा है, एंड हमारा जो गोल्ड, जो हमारा सिल्वर है एंड कॉपर, ये क्या हो जाएंगे, हाइड्रोजन के बाद आएंगे। तो इसमें सबसे ज्यादा जो हमारी रिएक्टिव मेटल है, प्रतिक्रियाशील धातु कौन सी है, तो इसमें हमारी सबसे ज्यादा प्रतिक्रियाशील धातु का मैग्नीशियम है। तो इसका आपका थर्ड नंबर आंसर करेक्ट हो जाएगा। देखिए, और जैसे हमें यदि जो हमारी रिएक्टिविटी टेबल है इसे हम याद कर लेंगे तो यहाँ से जो भी क्वेश्चन आएंगे वो हो जाएंगे। और यहाँ पर हम देखेंगे जो भी मेटल हाइड्रोजन से एबव होते हैं, जब उनकी रिएक्शन हम डाइल्यूटेड एसिड के साथ करवाते हैं तो बेटा वो क्या करते हैं, वो हाइड्रोजन गैस रिमूव करते हैं, और जो हमारे पास हाइड्रोजन के नीचे होते हैं उनकी जब रिएक्शन डाइल्यूटेड एसिड के साथ करवाते हैं तो हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं करते हैं। फिर हम बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। फिर इसके बाद बेटा हमारे पास दिया हुआ है द कंपोजिशन ऑफ एक्वारेजिया। एक्वारेजिया क्या होता है, तो जैसे हमने पढ़ा होगा कि एक्वारेजिया क्या होता है। एक्वारेजिया होता है, एक्वारेजिया एक मिक्सचर होता है जिसमें आपका कॉन्क नाइट्रिक एसिड एंड कॉन्क एचसीएल पाया जाता है, जिसका कॉन्क नाइट्रिक एसिड और कॉन्क एचसीएल का रेशियो बेटा क्या होता है, 1:1। बेटा यहाँ पर आपका कॉन्क नाइट्रिक एसिड एंड कॉन्क एचसीएल का मिश्रण होता है, जो हमारे पास क्या होता है बेटा, एक्वारेजिया। और इनका जो रेशियो होता है बेटा, ये किस रेशियो में पाए जाते हैं, ये 1:3 में पाए जाते हैं। मतलब यदि हम कहें तो कॉन्क नाइट्रिक एसिड यदि 1 ml है तो हमारे पास जो कॉन्क एचसीएल हो जाएगा वो 3 ml हो जाएगा। तो यहाँ पर यदि हम अपने ऑप्शन देखेंगे बेटा, तो कॉन्क नाइट्रिक एसिड हमारे पास 1 होना चाहिए और कॉन्क एचसीएल 3 होना चाहिए, तो इसका ऑप्शन फर्स्ट ही करेक्ट हो जाएगा। फिर हम उसके बाद ये देखेंगे तो कॉन्क एचसीएल कॉन्क H2SO4 है, तो बेटा H2SO4 तो होता ही नहीं है। डाइल्यूटेड HCl डाइल्यूटेड HNO3 है, ये भी नहीं होता, और डाइल्यूटेड HCl एंड डाइल्यूटेड HNO3 वो भी नहीं होगा। मान लीजिए यदि आपको इसमें जो रेशियो था वो नहीं पता था, लेकिन केवल इतना ही पता था जो हमारा एक्वारेजिया होता है वो मिक्सचर होता है कॉन्क HCl एंड कॉन्क नाइट्रिक एसिड का, तो वहां से भी आपका एक क्वेश्चन हो जाता। फिर बेटा उसके बाद हमारे पास एक क्वेश्चन है, सोडियम मेटल इज ऑलवेज केप्ट इमर्स्ड इन केरोसिन ऑयल बिकॉज। तो हमारे पास बेटा सोडियम धातु होती है उसको मिट्टी के तेल में डुबो कर रखते हैं, क्यों। देखिए बेटा, यदि हम सोडियम मेटल के बारे में एक दो पॉइंट नोट डाउन करें तो बेटा सोडियम मेटल होती है वेरी रिएक्टिव मेटल होती है, जो ऑक्सीजन एंड वाटर के साथ रिएक्शन करती है, और ये वेरी सॉफ्ट मेटल होती है जिसको हम नाइफ से कट कर सकते हैं। इसकी जो रिएक्शन होती है वाटर एंड एयर के साथ वो एक्सप्लोसिव रिएक्शन होती है। फिर बेटा यहाँ पर हम जैसे अपने ऑप्शन देखेंगे, सोडियम मेटल इज वेरी रिएक्टिव विथ ऑक्सीजन। सोडियम मेटल इज, देखिए हमें इसमें बताना है उसको उसमें क्यों रखा जाता है, तो सोडियम मेटल इज वेरी रिएक्टिव विथ ऑक्सीजन। जो सोडियम धातु है वो ऑक्सीजन के साथ अत्यधिक अभिक्रियाशील है। फिर सेकेंड ऑप्शन हमारे पास है बेटा, सेकेंड ऑप्शन है टू मेक सोडियम मेटल मोर रिएक्टिव देन ऑक्सीजन। सोडियम धातु को ऑक्सीजन से अधिक अभिक्रियाशील बनाने के लिए उसमें रखा जाता है। यहां पर बेटा हो जाएगा सोडियम धातु को ऑक्सीजन से अधिक क्रियाशील बनाने के लिए। थर्ड ऑप्शन बेटा हमारे पास है टू मेक सोडियम मेटल मोर रिएक्टिव देन वाटर, सोडियम धातु को जल से अधिक अभिक्रियाशील बनाने के लिए। फोर्थ वन बेटा हमारे पास ऑप्शन है टू मेक सोडियम मोर सॉल्युबल इन वाटर, सोडियम को पानी में अधिक घुलनशील बनाने के लिए। तो देखिए बेटा यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन ये हो जाएगा, सोडियम मेटल इज वेरी रिएक्टिव देन ऑक्सीजन। सोडियम मेटल जो होती है वो वेरी रिएक्टिव होती है विथ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ बहुत रिएक्टिविटी से अभिक्रिया करती है, इसीलिए उसको केरोसिन ऑयल में रखा जाता है। तो इसका ऑप्शन बेटा 1 नंबर करेक्ट हो जाएगा।
फिर बेटा हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि एन एग्जाम्पल ऑफ मेटल विच इज फाउंड इन लिक्विड स्टेट एट अ रूम टेम्परेचर। कमरे के ताप पर तरल अवस्था में पाई जाने वाली धातु का उदाहरण है। तो बेटा हम देखेंगे जो भी हमारी मेटल होती है वो इन जनरली सॉलिड स्टेट में पाई जाती हैं। केवल एक ही मेटल है जो हमारे पास रूम टेम्परेचर में लिक्विड फेज में पाई जाती है, जिसका बेटा नाम क्या है? मरकरी। मरकरी जिसको हम कहते हैं, जिसका फार्मूला, केमिकल फार्मूला बेटा Hg होता है, इसे हम मरकरी कहते हैं, हिंदी में पारा कहते हैं। तो इसका बेटा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा। फिर बेटा इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच सब्सटेंस इज यूज्ड एज which substance is used with an acid for the preparation of soda acid for extinguisher। सोडा एसिड अग्निशामक यंत्र बनाने के लिए एसिड के साथ किस पदार्थ का बेटा यहां पर होगा उपयोग? किस सोडा एसिड अग्निशामक यंत्र बनाने के लिए किस एसिड का उपयोग किया जाता है? तो बेटा यदि हम इसका आंसर यहां पर देखेंगे तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट 4 नंबर। जो आपका बेटा क्या होते हैं? अग्निशामक होते हैं, सोडा एसिड अग्निशामक होते हैं, उनको बनाने के लिए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है, जिसका बेटा केमिकल फार्मूला होता है NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाई कार्बोनेट। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं इसके बाद। फिर बेटा इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि विच वाज एन इंपॉर्टेंट सिंबल केमिकल नेम यूज्ड इन स्ट्रगल फॉर फ्रीडम ड्यूरिंग महात्मा गांधी दांडी मार्च। बेटा हिंदी में यदि इसको पढ़ेंगे तो ये होगा महात्मा गांधी के दांडी मार्च के दौरान स्वतंत्रता संग्राम में इस्तेमाल किए जाने वाला एक महत्वपूर्ण प्रतीक कौन सा था? तो आपको पता होगा दांडी मार्च जो था वो किसके लिए हुआ था? नमक आंदोलन था, नमक के लिए हुआ था। तो बेटा जो हमारे पास सॉल्ट होता है उसका केमिकल फार्मूला होता है बेटा सोडियम क्लोराइड। ये किसका केमिकल फार्मूला है? सॉल्ट का है, जिसको हम बेटा रॉक सॉल्ट के नाम से भी जानते हैं। रॉक सॉल्ट के नाम से भी जानते हैं इसको हम बेटा, सोडियम क्लोराइड कहते हैं। तो बेटा इसका ऑप्शन आपके पास हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। फिर बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है कि विच इज नेचुरली अकरिंग एंड बेटा शांत रहो, विच इज नेचुरली अकरिंग एसिड प्रेजेंट इन द टैमरिंड। बेटा इसमें यह पूछ रहा है कि इमली में पाया जाने वाला इमली में प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला अम्ल कौन सा है? तो बेटा जैसे हमने आपको एक टेबल बनवाई हुई है कौन सा एसिड किसमें पाया जाता है, तो आप देखेंगे कि इमली में मेनली आपका टार्टरिक एसिड पाया जाता है। तो इसका बेटा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? टार्टरिक एसिड हो जाएगा। उसी तरह यदि आप देखेंगे जैसे हमारे पास जो बेटा विनेगर होता है, विनेगर में बेटा हमारे पास एसिटिक एसिड पाया जाता है। इसी तरह और भी कंपाउंड होते हैं जिसमें नेचुरल एसिड पाए जाते हैं। फिर बेटा इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ मेडिसिन इज यूज्ड ड्यूरिंग द इनडाइजेशन। अपच के दौरान निम्नलिखित में से किस प्रकार की दवा का उपयोग किया जाता है? बेटा इसमें ऑप्शन है एंटी एलर्जिक। तो एंटी एलर्जिक जैसे हमारे पास कोई एलर्जी हो जाती है उसके लिए यूज किया जाता है। फिर एंटीबायोटिक है, एंटासिड है, एंटासिड है एंड एनाल्जेसिक है। हिंदी में यदि कहेंगे तो एनाल्जेसिक मतलब वेदनाशक, वेदनानाशक, एंटासिड मतलब एंटासिड है एंड एंटीबायोटिक है। तो इसमें आप यदि देखेंगे तो इसका करेक्ट ऑप्शन बेटा हो जाएगा एंटासिड हो जाएगा। थर्ड वन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो बेटा इसका हमारे पास यहां पर करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? एंटासिड। फिर बेटा हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है विच ऑफ द व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पीएच फॉर द ह्यूमन ब्लड। जो हमारे पास ह्यूमन ब्लड होता है उसके लिए पीएच का मान क्या होता है? तो हम बेटा देखेंगे जो हमारे पास ह्यूमन ब्लड होता है वो
बेसिक नेचर का होता है जिसकी पीएच वैल्यू 7.4 के करीब होती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आपका बेटा हो जाएगा 4th नंबर। तो अभी तक हमने जो हमारा सीएचएस मैथ्स ग्रुप का पेपर था 2023 उसमें 16 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं बेटा। फिर उसके बाद बेटा दिया हुआ है विच इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट फॉर एन एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जो हमारे पास बेटा एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है उसके लिए कौन सा इसमें से जो कथन है वो गलत दिया हुआ, मतलब अम्ल क्षार उदासीनीकरण अभिक्रिया के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो हम बेटा इसमें देखेंगे इट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन या ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया होती है। फिर उसके बाद दिया है इट इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। ये एंडोथर्मिक को बेटा हिंदी में कहते हैं ऊष्मा शोषी। ऊष्मा शोषी का मतलब बेटा एंडोथर्मिक का मतलब वे होता है वे केमिकल रिएक्शन जिनको कैरी आउट करने के लिए स्टार्ट करने के लिए हमें किसकी नीड होती है, हमें हीट की रिक्वायरमेंट होती है। और एक्सोथर्मिक बेटा वे रिएक्शन होती हैं जिन केमिकल रिएक्शन को प्रोसीड करने जिन केमिकल रिएक्शन के ड्यूरिंग हीट क्या होती है, जनरेट होती है आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द केमिकल रिएक्शन। देयर इज चेंज इन टेम्परेचर सॉल्ट फॉर्म्ड विथ अ वाटर मॉलिक्यूल। तो बेटा इसमें यदि हम देखेंगे तो इसमें हमें आपसे पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो देखो बेटा इसमें पहले वाला जो है फर्स्ट ऑप्शन तो हमारा सही है। जो भी हमारे पास न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती हैं इसमें क्या होता है, हीट रिलीज होती है, ये सभी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती हैं। तो ये स्टेटमेंट तो ट्रू है हमारे पास। और बेटा जैसे ये ट्रू है तो एंडोथर्मिक फिर होगी नहीं, ये रॉन्ग है। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, जो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा, क्योंकि सेकंड नंबर ऑप्शन ही क्या है, रॉन्ग है। क्योंकि हमें प्रिडिक्ट ये करना है इसमें कौन सा ऑप्शन क्या है बेटा, रॉन्ग है। फिर उसके बाद दिया है जैसे थर्ड वन भी यदि देखें चेंज इन टेम्परेचर, अगर उसकी हीट उसके टेम्परेचर में चेंज तो होगा ही। फिर सॉल्ट फॉर्म्ड विथ अ वाटर मॉलिक्यूल, बेटा जब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस आपस में बेटा रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास सॉल्ट एंड वाटर बनता है। बेटा जब प्रबल अम्ल प्रबल क्षार से अभिक्रिया करते हैं तो लवण और जल का निर्माण करते हैं। तो हमारे पास जो फोर्थ वन ऑप्शन है वो भी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन क्या रहेगा, इसमें रॉन्ग ऑप्शन सेकंड है, क्या ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है, वही हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, इसके बाद अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इसके बाद का बेटा हमारा ये क्वेश्चन है कि विच गैस इज यूजली इवॉल्व, कौन सी गैस, विच गैस यूजली इवॉल्व व्हेन एसिड इज रिएक्टिंग विथ अ मेटल। बेटा क्वेश्चन ये कह रहा है कि जब कोई अम्ल किसी धातु से अभिक्रिया करता है तो आमतौर पे कौन सी गैस रिलीज होती है। तो बेटा जैसे हमने आपको बताया हुआ है जो भी मेटल होते हैं जब उनकी रिएक्शन डाइल्यूटेड एसिड के साथ करवाई जाती है तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। फॉर एग्जाम्पल हमने बेटा सोडियम की रिएक्शन करवाई हुई है डाइल्यूटेड HCl के साथ, तो बेटा यहां पर क्या हो जाएगा, हमारे पास हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी और हमारे पास मेटल सॉल्ट बन जाएगा। तो यहाँ पर NaCl फॉर्म हो जाएगा एंड हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। तो यहाँ पर यदि हम रिएक्शन को बैलेंस करना चाहें तो बैलेंस भी कर सकते हैं, यहाँ पर हाफ से डिवाइड कर दें। तो बेटा इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। जैसे अभी हमने प्रीवियस एक क्वेश्चन में डिस्कस किया था, जो भी हमारी मेटल होती है जो रिएक्टिविटी सीरीज है उसमें जो भी मेटल है वो हाइड्रोजन से बिलो पाई जाती हैं, वे जो मेटल्स होती हैं वे डाइल्यूटेड HCl या डाइल्यूटेड एसिड के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं करती हैं, जैसे हमारा गोल्ड है, सिल्वर है, प्लेटिनम है, पीबी है। फिर बेटा इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है कि लिटमस सोल्यूशन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम। देखिए बेटा जो हमारे पास लिटमस घोल होता है वो निम्नलिखित में से किसमें प्राप्त किया जाता है, बस जो एनिमल टिश्यूज है उनसे प्राप्त किया जाता है, कि एल्जिया से प्राप्त किया जाता है, या फिर हमारा उसे फंगी से प्राप्त किया जाता है, या फिर लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। तो बेटा जो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो आपका लाइकेन हो जाएगा।
इसका करेक्ट ऑप्शन बेटा क्या हो जाएगा? लाइकेन हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। फिर बेटा क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग केमिकल फार्मूला इज यूज टू रिप्रेजेंट मार्बल। निम्नलिखित में कौन सा रासायनिक, यदि हम यहाँ पर देखेंगे तो निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक सूत्र संगमरमर यानी कि जो पत्थर है हमारे पास उसके लिए उपयोग किया जाता है? तो आपको पता होगा जो यहाँ पर बेटा कैल्शियम कार्बोनेट होता है वो किसको रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जाता है? वो जो हमारे पास मार्बल होते हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जाता है। तो इसका बेटा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट, CO3। बेटा इसको हम कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। फिर बेटा इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एन एग्जांपल ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन। बेटा जैसे अभी हमने आपको बताया है कि एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती हैं, हमें इसमें आपको यह बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया ऊष्मा एंडोथर्मिक रिएक्शन है जिसको बेटा हम हिंदी में क्या कहते हैं? ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। तो किस रिएक्शन के दौरान ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन हमें हीट की रिक्वायरमेंट होती है यानी कि एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है? तो देखो बेटा पहला है बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, प्राकृतिक गैसों का जलना। तो हमें पता है जब कोई भी नेचुरल गैस जलती है तो लार्ज अमाउंट में हीट रिलीज होती है, तो ये तो रॉन्ग हो जाएगा। फिर बेटा हमारे पास है रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे पर जंग लगना, तो ये भी हमारे पास इसका ऑप्शन नहीं है। फिर इसके बाद हमें दिया हुआ रेस्पिरेशन, तो रेस्पिरेशन जो प्रोसेस होता है वो भी हमारा एंडोथर्मिक प्रोसेस नहीं है। लास्ट वन हमारे पास दिया है फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। तो आपने पढ़ा होगा जो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन होती है, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया होती है, उसमें क्या होता है जो हमारे पास प्लांट होते हैं वो फूड फॉर्मेशन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बेटा हमारे पास फोटोसिंथेसिस। ये किसकी प्रेजेंट में होती है? ये बेटा रिएक्शन सनलाइट की प्रेजेंस में होती है। इन एब्सेंस ऑफ सनलाइट जो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन होती है वो कैरी आउट नहीं होती है, तो यहां से हमें बेटा क्या मिल जाएगी? एनर्जी गेन हो जाएगी। तो ठीक है बेटा, इसके बाद हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। यहां पर बेटा दिया हुआ है कोरोजन ऑफ मेटल अकर्स ड्यू टू, धातु का जो संक्षारण होता है निम्नलिखित में किसके कारण होता है? तो आपको बेटा जो कोरोजन होता है वो किसके कारण होता है? तो आपने पढ़ा होगा जैसे जो हमारा आयरन होता है उसमें क्या होता है? कोरोजन पाया जाता है। मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर एक आयरन की क्या है? आयरन प्लेट है। तो कोरोजन क्या होता है? आयरन जो होता है वो जो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन होती है उसके साथ रिएक्शन करता है, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? Fe2O3 में। भाई आयरन जो हमारे पास है एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके Fe2O3 में कन्वर्ट हो जाएगा, जिससे उसमें क्या हो जाएगा भाई? उसमें में डैमेज हो जाएगा Fe2O3 के फॉर्म में। तो हम इसमें बेटा देखेंगे यदि कि देखिए इसमें क्या हो रहा है, Fe के साथ ऑक्सीजन का क्या हो रहा है? एडअप हो रहा है। तो हमने ये पढ़ा हुआ है कि जब किसी भी एलिमेंट या कंपाउंड से में ऑक्सीजन ऐड होता है तो प्रोसेस हमारा बेटा क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। हमने अपने 10th के चैप्टर में जब डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन को स्टडी किया है तो हमने इसे वहां पर डिस्कस किया हुआ है कि कैसे क्या हमारा ऑक्सीडेशन होता है, क्या हमारा रिडक्शन होता है। तो ये हमारा कैसा प्रोसेस हो जाएगा बेटा? ये हमारे पास ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन का क्या हो रहा है? एडअप हो रहा है। और ऐसे भी हम देखना चाहें तो देख सकते हैं, यहाँ पर आयरन पे जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट है, जीरो चार्ज है। यहाँ पर यदि हम देखेंगे तो ऑक्सीजन पे बेटा कितना चार्ज है? +3 चार्ज है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो रही है, मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है बेटा, तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। बेटा इसके बाद दिया हुआ है इन द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन कार्बन इज एक्टिंग एज, निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया में कार्बन किस रूप में कार्य कर रहा है? तो यहाँ पर शायद केमिकल रिएक्शन लिखना भूल गए तो उसे एक बार लिख देते हैं। देखिए बेटा यहाँ पर क्वेश्चन में क्या था? जिंक ऑक्साइड है। बेटा जब जिंक ऑक्साइड की कार्बन के साथ रिएक्शन कराएंगे, ये क्वेश्चन में दिया हुआ था, तो हमारे पास जिंक एंड कार्बन मोनोऑक्साइड बन रहा है। तो बेटा हमें यह बताना है कि ये जो हमारे पास रिएक्शन दी हुई है इसमें क्या हो रहा है?
कार्बन कैसे यूज हो रहा है। तो देखो यदि हमें कार्बन का नेचर बताना है तो हमें यह पता होना चाहिए कि कार्बन के साथ क्या हो रहा है, कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा है या कार्बन का रिडक्शन हो रहा है। भाई जिस भी कंपाउंड का ऑक्सीडेशन होगा वो एज अ रिड्यूसिंग एजेंट एक्ट होगा, और जिसका ऑक्सीडेशन होगा, देखिए बेटा यहाँ पर जिस जिस भी कंपाउंड का ऑक्सीडेशन होगा तो एज अ रिड्यूसिंग एजेंट एक्ट होगा। एंड बेटा यदि रिडक्शन होगा तो एज वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज होगा। इसका कहने का मतलब बेटा यही है कि कोई भी कंपाउंड है जिसका खुद का क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, खुद ऑक्सीडाइज होगा, तो दूसरे को बेटा क्या करेगा, रिड्यूस करेगा और एज अ रिड्यूसिंग एजेंट एक्ट होगा। दूसरा हमारे पास है जब किसी कंपाउंड का रिडक्शन होगा मतलब अपचयन होगा तो दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्ट होगा। बेटा यदि हम कार्बन को देखें तो यहाँ पर कार्बन के साथ क्या हो रहा है, यहाँ कार्बन के साथ अगर हम यहां से यहां देखें, यदि हम यहां से यहां प्रोसीड करें तो कार्बन के साथ ऑक्सीजन का एडअप हुआ है। जब कार्बन के साथ ऑक्सीजन का एडअप हो रहा है तो कार्बन का बेटा क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ये कैसा प्रोसेस है, ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीकरण है। ये हमारे पास बेटा क्या है, ऑक्सीकरण है। तो अब जब कार्बन का ऑक्सीकरण हो रहा है तो खुद का ऑक्सीडेशन होगा तो दूसरे को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। जब वो दूसरे को रिड्यूस करेगा तो एज अ रिड्यूसिंग एजेंट एक्ट हो जाएगा। तो बेटा इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। ठीक है, फिर बेटा हमारे पास यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन, जो हमारे पास केमिकल अभिक्रिया दी हुई है, एग्जाम्पल किसका है। जो हमारे पास केमिकल रिएक्शन दी हुई है किस टाइप की अभिक्रिया है। तो देखिए हमने जितने टाइप की केमिकल रिएक्शन होती है इसे पहले भी डिस्कस किया हुआ है। जैसे आप देखेंगे Na2SO4 दिया हुआ है प्लस BaCl2 दिया हुआ है, हमारे पास यहाँ पर बन रहा है बेटा BaSO4 एंड NaCl। तो आप इसमें देखेंगे तो क्या हो रहा है, भाई यहाँ पर क्या हुआ, हमारे पास Na2SO4 था, Na2SO4 है बेटा प्लस BaCl2 है। तो यहाँ पर बेटा क्या हो रहा है, BaSO4 बन रहा है एंड 2NaCl बन रहा है। तो बेटा हम यहाँ पर देखेंगे क्या हुआ है। तो देखो पहला ऑप्शन हमारे पास है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, एडिशन अभिक्रिया। तो बेटा यार एडिशन रिएक्शन तो नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि एडिशन रिएक्शन में क्या होता है, वही तो हमारे पास रिएजेंट होते हैं, मान लीजिए ए एंड बी, तो ऐड होकर ए बी कंपाउंड को फॉर्म करते हैं। तो ऐसा यहाँ पर नहीं हो रहा, तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर बेटा हम देखेंगे ये रेडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल है। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन रिडक्शन जैसा कुछ हो ही नहीं रहा है। यहाँ यदि तुम देखोगे तो नाइट्रोजन सोडियम यहाँ +1 में है, यहाँ पर भी प्लस में होगा, यहाँ पर Ba2+ में है, यहाँ पर भी Ba2+ में है, यहाँ क्लोरीन पर -1 चार्ज है, यहाँ पर क्लोरीन पर भी -1 चार्ज है। मतलब ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं है, तो रेडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल नहीं है। फिर बेटा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, जब किसी मेटल की रिएक्शन किसी मेटल के सॉल्ट से कराई जाती है तो जो मोर रिएक्टिव मेटल होता है वो लेस रिएक्टिव मेटल को क्या करता है, उसके मेटल सॉल्ट से रिप्लेस कर देता है। तो यहाँ पर वैसा भी कोई केस नहीं है, यानी कि ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी नहीं है। लास्ट वन ऑप्शन हमारे पास बेटा बचा है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ट्यूब विस्थापन अभिक्रिया। तो बेटा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ, Na2SO4 था, BaCl2 था, तो यहाँ पर सोडियम सोडियम किसके पास चला गया बेटा, क्लोरीन के पास चला गया। यहाँ पर उसने फॉर्म किया है NaCl, और यहाँ पर बेटा क्या हुआ, जो हमारे पास बेरियम था, बेरियम जाकर सल्फेट से कंबाइन कर लिया है। तो दोनों कैटायन और एनायन ने एक दूसरे से पोजीशन एक्सचेंज कर ली है। तो ये एग्जांपल है आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। तो इसका ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन बेटा 4 हो जाएगा। बेटा लास्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज नॉट अ
बैलेंस्ड केमिकल अभिक्रिया। बेटा इसमें से कौन सी रासायनिक अभिक्रिया संतुलित अभिक्रिया नहीं है? तो बेटा यदि हम देखेंगे यहाँ पर, देखो बैलेंस केमिकल रिएक्शन क्या होती है, जिसमें जो भी हमारे रिएक्टेंट हैं, रिएक्टेंट के यदि हम मोल देखेंगे, मान लीजिए यहाँ पे आयरन है तो इस साइड आयरन 3 है, तो इधर भी आयरन के 3 मॉलिक्यूल होने चाहिए। अगर ऐसा है तो रिएक्शन कैसी हो जाएगी? बैलेंस रिएक्शन हो जाएगी। ये बेटा यहाँ पर देखोगे फर्स्ट रिएक्शन में सॉरी, अगर तुम बेटा फर्स्ट रिएक्शन में देखोगे तो आयरन के 3 एटम है। अगर हम प्रोडक्ट साइड देखेंगे तो आयरन इधर भी 3 है। अगर हम यहाँ पर देखेंगे बेटा वाटर में, वाटर के हाइड्रोजन के 8 मॉलिक्यूल हैं, हाइड्रोजन के 8 एटम है। अगर प्रोडक्ट साइड देखेंगे तो उधर भी हाइड्रोजन के 8 मॉलिक्यूल हैं और ऑक्सीजन भी हमारा बैलेंस है। तो हमारी जो फर्स्ट बेटा केमिकल रिएक्शन है वो क्या है? बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन है। फिर बेटा इसके बाद देखेंगे सेकेंड वन हमारे पास दिया हुआ है Zn प्लस H2SO4। जो हमारे पास Zn प्लस H2SO4 गिव्स आउट ZnSO4 प्लस H2। बेटा यहाँ पर जब तुम देखोगे कि जो हमारे पास ZnSO4 है तो जिंक यहाँ पर 1 है, जिंक का 1 एटम है, इधर भी जिंक का 1 एटम है। इधर बेटा हाइड्रोजन के 2 एटम है, इधर भी हाइड्रोजन के 2 एटम है। यहाँ सल्फर 1 है, सल्फर 1 है, ऑक्सीजन 4 है, तो ये भी बैलेंस है। फिर बेटा थर्ड वन देखेंगे BaCl2 दिया हुआ है, तो इधर बेरियम के 3 एटम है, इधर भी बेरियम के 3 एटम है। इधर बेटा क्लोरीन के 2 एटम है, इधर भी क्लोरीन के इधर बेटा क्लोरीन के आपके जो हैं 6 एटम है। तो हमारे पास जो थर्ड रिएक्शन है ये बैलेंस नहीं है। तो बेटा इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? थर्ड वन हो जाएगा। यदि हम बेटा यहाँ पर फोर्थ को भी देखें तो यहाँ सोडियम के बेटा 2 एटम है, इधर भी सोडियम 2 है, इधर हाइड्रोजन 2 है, तो इधर भी हाइड्रोजन। 1 मिनट बेटा, ठीक है 1 मिनट। देखिए बेटा यदि हम थर्ड को दोबारा से देखें तो इधर बेरियम क्लोराइड है, BaCl2 है, बेरियम के इधर बेटा 3 है, इधर भी बेरियम आपके 3 हैं। क्लोरीन इधर के बेटा यहाँ पर 2 है, इधर 3 है, तो इधर भी 6 है, 6 क्लोरीन एटम है, इधर भी 6 है, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। एंड इधर अगर हम एल्यूमिनियम देखें तो बेटा एल्यूमिनियम इस साइड 2 है, इधर भी एल्यूमिनियम 2 है। इधर बेटा सल्फेट के कितने मॉलिक्यूल हैं? सल्फेट के 3 है, इधर भी सल्फेट 3 है। तो बेटा जो थर्ड वन आपका हो जाएगा ये भी बैलेंस केमिकल रिएक्शन है। बेटा लास्ट वन यदि हम देखेंगे तो इधर आपका क्या दिया हुआ है? 2 सोडियम दिए हुए हैं, इधर भी 2 सोडियम है, इधर हाइड्रोजन बेटा 2 है, लेकिन इधर हाइड्रोजन बेटा 2 1 3 है। तो जो फोर्थ वन है वो आपका बैलेंस नहीं है। कौन सी बैलेंस नहीं है? फोर्थ वन बैलेंस नहीं है, ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। तो देखिए बेटा यहाँ तक हमने जो हमारे पास 2023 के केमिस्ट्री के CHS BHU के PIQ थे वो हमने डिस्कस कर लिए हैं 25 क्वेश्चन। इसके बाद हम अपने जो हमारे बायो ग्रुप में क्वेश्चन आए थे उनको डिस्कस करेंगे। बेटा वहां उसका फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि क्वेश्चन नंबर 26, ये हमारे बायो ग्रुप के क्वेश्चन यहां से स्टार्ट होते हैं। तो बेटा फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसमें से बेटा कौन सी रिएक्शन संयोजन अभिक्रियाएं हैं? तो बेटा हम देखेंगे हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन क्या दिया हुआ है, यहाँ पर 2 मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके MgO बना हुआ है। तो बेटा ये रिएक्शन इस फॉर्म में है, सॉरी, A प्लस बी गिव्स आउट AB। मतलब हमारे पास 2 रिएक्टेंट आपस में क्या होके ऐड होके एक प्रोडक्ट को फॉर्म कर रहे हैं। तो हमारे पास जो फर्स्ट वन हो जाएगा ये आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन या फिर एडिशन अभिक्रिया हो जाएगी, जिसको बेटा हम हिंदी में कहते हैं संयोजन अभिक्रिया या फिर योगात्मक अभिक्रिया। तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा और यही आपका आंसर भी हो जाएगा, क्योंकि आप सेकेंड वन बेटा देखोगे तो कैल्शियम कार्बोनेट है जो टूटकर COO और CO2 में कन्वर्ट हो रहा, मतलब एक रिएक्टेंट से 2 प्रोडक्ट फॉर्म हो रहे हैं। बेटा इस तरह की अभिक्रिया को हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं या फिर अपघटन अभिक्रियाएं कहते हैं। ये आपका एग्जाम्पल है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और बेटा थर्ड वन दी हुई है कॉपर सल्फेट जिंक से रिएक्शन कर रहा है,
फॉर्म कर रहा है ZnSO4 एंड कॉपर। तो बेटा देखोगे ये आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, क्योंकि जो हमारे पास जिंक क्या है, जिंक की रिएक्टिविटी जो है वो कॉपर से ज्यादा है, तो कॉपर सल्फेट से कॉपर को डिस्प्लेस करके ZnSO4 फॉर्म कर लेगा। तो ये आपका कौन सा एग्जांपल है बेटा, ये आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, विस्थापन अभिक्रिया है। और बेटा यहां पर देखेंगे हमारे पास सिल्वर नाइट्रेट की रिएक्शन NaCl के साथ करवाई जा रही है, तो AgCl एंड सोडियम नाइट्रेट फॉर्म हो रहा है। तो ये भी बेटा आपकी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो देखिए बेटा हमने एक क्वेश्चन के फॉर्म से अपनी जो डिफरेंट 4 टाइप की रिएक्शन थी उन्हें भी डिस्कस कर लिया है। ठीक है बेटा, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे फर्स्ट हो जाएगा। फिर बेटा उसके बाद क्वेश्चन है कोरोजन ऑफ मेटल। जो कोरोजन ऑफ मेटल है एंड रेंसिडिटी ऑफ फूड्स है आर एग्जांपल ऑफ केमिकल प्रोसेस। धातुओं का क्षरण और खाद्य पदार्थों का खराब होना। खाद्य पदार्थों का खराब होना किस रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण। तो जैसे हमने बेटा अभी प्रीवियसली डिस्कस किया हुआ है, जो हमारे पास कोरोजन ऑफ मेटल होता है वो कैसा प्रोसेस होता है, वो हमारे पास कोरोजन ऑफ मेटल ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है। तो इसका बेटा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण हो जाएगा, क्योंकि कोरोजन ऑफ मेटल एंड रेंसिडिटी दोनों जो होते हैं हमारे पास ऑक्सीकरण प्रोसेस होते हैं। फिर बेटा नेक्स्ट हमारे पास यहां पर क्वेश्चन है कि विच वन इज नॉट एन ऑर्गेनिक एसिड। इनमें से कौन सा कार्बनिक अम्ल नहीं है। तो बेटा सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ऑर्गेनिक एसिड क्या होते हैं। ऑर्गेनिक एसिड वे एसिड होते हैं जिसमें एटलीस्ट 1 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है अलोंग विथ कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। तो बेटा यहां पर देखोगे अगर तुम एथेनोइक एसिड को देखोगे, एथेनोइक एसिड को तुम देखोगे तो इसका केमिकल फार्मूला होता है CH2H5COH। तो इसमें बेटा क्या होता है, ये आपका कैसा है, ये आपका ऑर्गेनिक एसिड है। यहां पर फिर बेटा फॉर्मिक एसिड है, इसका केमिकल फार्मूला होता है HCOH। सिट्रिक एसिड भी आपका कैसा एग्जाम्पल है, ऑर्गेनिक एसिड का ही एग्जाम्पल है। वैसे इसका केमिकल फार्मूला लिखा जा सकता है, लेकिन वो उसमें मेनली यदि हम कंस्टिट्यूएंट की बात करें तो COH ग्रुप होता है एंड CH2 यूनिट पाई जाती हैं। आपके लिए ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है सिट्रिक एसिड का फार्मूला। फिर बेटा हम देखेंगे हमारे पास कार्बोनिक एसिड दिया हुआ है जिसका केमिकल फार्मूला बेटा क्या होता है, H2CO3। तो आप हमसे पूछेंगे जैसे ये तो हमारा क्या है, ये हमारा ऑर्गेनिक एसिड है, इथेनोइक भी है, फॉर्मिक भी है, सिट्रिक भी है, तो H2CO3 ऑर्गेनिक एसिड क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें भी तो कार्बन और हाइड्रोजन पाया जा रहा है। लेकिन बेटा जो हम इसका आपको स्ट्रक्चर दिखाएंगे तो इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, अगर आप कार्बोनेट का स्ट्रक्चर एक मिनट देखेंगे आप, तो ये कुछ इस फॉर्म में पाया जाता है कि यहां पर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं पाया जाता है, इसीलिए इसको कैसा ट्रीट किया जाता है, इसको इनऑर्गेनिक एसिड के रूप में ट्रीट किया जाता है। हम यहां से ध्यान रखेंगे जो भी हमारा कार्बनिक अम्ल है बेटा वो इनऑर्गेनिक एसिड है, ऑर्गेनिक एसिड नहीं है, जिसका केमिकल फार्मूला होता है H2CO3। ठीक है बेटा, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। यहां पर दिया हुआ है विच ऑफ द प्रॉपर्टी इज नॉट शोन बाय एन एसिड। बेटा इसमें से कौन सा गुण अम्लों के द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जा सकता है। तो हम यहां पर देखेंगे जो एसिड होते हैं ये क्वेश्चन उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज से रिलेटेड है। तो एसिड बेटा क्या होते हैं, सॉर इन टेस्ट होते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं। तो ये बेटा करेक्ट है। फिर दूसरा दिया है फील सूपी, साबुन जैसा महसूस होते हैं। तो बेटा जो भी हमारे पास एसिड होते हैं वो साबुन जैसा महसूस नहीं होते हैं। सूपी का मतलब है जैसा साबुन हमारे पास क्या होता है, एक चिपचिपा लुब्रिकेंट की तरह एक्ट करता। तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा और हमें इसमें यही बताना है कौन सा रॉन्ग है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन बेटा सेकंड हो जाएगा। फिर है टर्न लिटमस पेपर रेड। तो भाई जो अम्ल होते हैं, जो हमारा लिटमस पेपर होता है उसको बेटा क्या करते हैं, ब्लू टू रेड करते हैं, ये भी करेक्ट है। फिर जो भी हमारे बेटा एसिड होते हैं उनकी जो पीएच वैल्यू होती है
वो कैसी होती है? जो भी हमारे पास एसिड होते हैं उनकी पीएच वैल्यू लेस देन 7 होती है। जो भी हमारे पास बेटा बेस होते हैं उनकी पीएच वैल्यू ग्रेटर देन 7 होती है। जो हमारे पास न्यूट्रल होते हैं उनकी पीएच वैल्यू बेटा 7 होती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन बेटा क्या हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा, जो है फील सूपी। और वही हमारा क्या है? एसिड के लिए इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। फिर बेटा हमारे पास यहाँ पर दिया हुआ है फार्मूला ऑफ द बेकिंग सोडा। तो बेटा जो भी हमारे पास बेकिंग सोडा होता है, खाने का सोडा होता है, उसका केमिकल फार्मूला क्या होता है? तो हमने पढ़ा हुआ है, जो भी हमारे पास बेकिंग सोडा होता है बेटा, उसका केमिकल फार्मूला होता है NaHCO3, जिसको बेटा हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। इसी तरह बेटा एक हमारे पास होता है वॉशिंग सोडा, जिसको हम हिंदी में धामन सोडा कहते हैं, जिसका केमिकल फार्मूला होता है Na2CO3 और NH2, जिसको हम सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट कहते हैं। ये आपका बेटा वॉशिंग सोडा है। और बेटा ये आपका बेकिंग सोडा है, जिसको हम हिंदी में खाने का सोडा कहते हैं। ठीक है बेटा, इसके बाद अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है, इसमें से कौन सी धातु नहीं है? बेटा जो यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं, विच वन इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ मेटल। तो बेटा हमें पता है सोडियम, भाई मेटल क्या होते हैं? मेटल वे एलिमेंट होते हैं जो आसानी से क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को रिलीज करते हैं। यदि हम उनकी केमिकल प्रॉपर्टी देखें एंड यदि हम फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, तो मेटल की क्या होती है भाई? मेटल क्या होते हैं? डक्टाइल होते हैं, मेलिएबल होते हैं, और उनकी अपनी क्या होती है? चमक होती है। तो इसमें अब मेटल हमारे पास इन जनरल बात करें तो लाइट और इलेक्ट्रिसिटी के क्या होते हैं? कंडक्टर होते हैं। बेटा यहाँ पर ये तुम देखोगे तो सोडियम हमारे पास क्या है? मेटल है। पोटेशियम भी हमारे पास क्या है? मेटल है। बेटा सोडियम का जो हमारे पास फार्मूला होता है केमिकल Na होता है, पोटेशियम का क्या होता है? तो ये भी मेटल है। बेटा जो डायमंड है, हीरा है, ये हमारे पास नॉन मेटल है, क्योंकि ये क्या है? जो हमारे पास बेटा डायमंड है, ये एलोट्रॉप ऑफ कार्बन है। ये बेटा क्या है? कार्बन का अपर रूप है, और ये पाया जाने वाला सबसे हार्डेस्ट मटेरियल है, एलोट्रॉप ऑफ कार्बन। ये बेटा क्या है? एलोट्रॉप ऑफ कार्बन है। फिर बेटा उसके बाद हमारे पास दिया मैग्नीशियम भी हमारे पास मेटल है। तो इसमें से कौन सा हमारे पास मेटल नहीं है? तो डायमंड, यानी कि इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? थर्ड वन हो जाएगा। फिर बेटा हमारे पास दिया हुआ है विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल शो अप मैलिएबिलिटी प्रॉपर्टी। जैसे हमने बेटा इससे पहले आपको बताया है कि जो मैलिएबिलिटी होती है वो किसके द्वारा शो की जाती है, मतलब जो लचीलापन होता है वो किसके द्वारा शो किया जाता है? तो जो भी हमारे पास बेटा मेटल होते हैं वो क्या होते हैं? मैलिएबल होते हैं। जैसे आप देखेंगे तो नाइट्रोजन, बेटा जो नाइट्रोजन होता है वो नॉन मेटल है। ऑक्सीजन भी हमारे पास यहाँ पर क्या है? नॉन मेटल है। एंड क्लोरीन भी नॉन मेटल है। तो यहाँ पर मेटल केवल एक ही दिया हुआ है, गोल्ड। तो गोल्ड हमारे पास बेटा क्या हो जाएगा? मैलिएबल हो जाएगा। इसका करेक्ट ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। फिर बेटा उसके बाद हमारे पास दिया हुआ है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। निम्नलिखित में से कौन विद्युत का संचालन नहीं करता? ये भी बेटा क्वेश्चन हमारे पास जो मेटल एंड नॉन मेटल है, मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज से आया हुआ है। तो आपने देखा होगा इस ईयर जो हमारे पास बायो ग्रुप का सेक्शन था उसमें मेटल एंड नॉन मेटल से 3 to 4 क्वेश्चन आए हुए हैं। तो आप ऐसे थोड़ा यदि क्वेश्चन का एनालिसिस करोगे तो जो हमारे 10th का पोर्शन है वहां से मेजर क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इसमें बेटा आप देखोगे जैसे, तो हमारे पास गोल्ड क्या है भाई? मेटल है। सिल्वर भी हमारा क्या है? मेटल है। एल्यूमिनियम भी मेटल। तो ये सब क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। तो इसमें बेटा कौन सा इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है? तो जो हमारे पास ऑक्सीजन होती है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करती है। ये हमारे पास क्या है बेटा? ये हमारे पास नॉन मेटल है। भाई कोई भी जो हमारे पास एलिमेंट है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कैसे कर रहा है? इलेक्ट्रिसिटी का परिचालन कैसे करता है? भाई जो हमारे पास करंट होता है वो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण होता है, इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के कारण होता है। तो जो भी हमारे पास मेटल होते हैं, फॉर एग्जांपल सोडियम है,
ये आसानी से क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन को ढूंढते हैं। तो जो भी हमारे पास मेटल होते हैं एज अ कंडक्टर यूज होते हैं फॉर इलेक्ट्रिसिटी, मतलब विद्युत चालक के रूप में उपयोग किए जाते हैं। इसीलिए आप घरों में जो लाइटें होती हैं के जो वायर्स होते हैं वो किसके बने होते हैं, मेटल्स के होते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद बेटा हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग विच वन विल नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूटेड HCl। बेटा निम्नलिखित में से कौन सा तत्व HCl के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। तो बेटा इसको करने के लिए भी हमें किसका पता होना चाहिए, जैसे कि इसमें क्या है, आपको हमें एक तो इलेक्ट्रॉन सीरीज का पता होना चाहिए और दूसरा हमारे पास क्या होता है, जैसे यहाँ पर तुम ऑप्शन देखोगे तो सल्फर तो नॉन मेटल है, सल्फर नॉन मेटल है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, सल्फर भी जो हमारे पास डाइल्यूटेड HCl है, सल्फर भी क्या करेगा, डाइल्यूटेड HCl के साथ H2 रिलीज नहीं करेगा। ठीक है, और बेटा ये तुम देखोगे यहां पर एक ऑप्शन और दिया हुआ है हमारे पास बेटा, गोल्ड का, सॉरी सिल्वर का, एजी दिया हुआ है, एजी दिया हुआ है। ये तुम बेटा क्या देखोगे, रिएक्टिविटी सीरीज देखोगे तो जो भी हमारे पास सिल्वर है ये क्या आते हैं, बिलो द हाइड्रोजन आते हैं, तो ये भी क्या हो जाएंगे, डाइल्यूटेड HCl के साथ हाइड्रोजन रिलीज नहीं करेंगे, डू नॉट रिलीज हाइड्रोजन। देखिए बेटा जैसे यदि ऐसा क्वेश्चन आएगा तो यहाँ पर क्या होगा, हो सकता है ये ऑप्शन थोड़ा लिखने में हमसे यदि मिसप्रिंट हुआ हो या बुक मिसप्रिंट दिया हो, अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो ये क्या हो जाएगा, उसमें सभी को नंबर मिलेंगे, क्योंकि इसमें क्या है, आपके जो दो ऑप्शन दोनों क्या है, करेक्ट है, क्योंकि सल्फर और जो सिल्वर हमारे पास है दोनों भी हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं करेंगे, क्योंकि सिल्वर भी आपका क्या है, जो हमारे पास रिएक्टिविटी सीरीज है बिलो द हाइड्रोजन है। जैसे रिएक्टिविटी सीरीज देखो, बेटा इसमें तुम देखोगे तो हाइड्रोजन है, देन ये रिएक्टिविटी सीरीज कहां तक है भाई, हाइड्रोजन के बाद की है, कॉपर है आपका, मरकरी है, सिल्वर है, प्लेटिनम है, गोल्ड है। बेटा यहाँ पर जो आपका सिल्वर है वो भी क्या हाइड्रोजन के नीचे है, तो अभी डाइल्यूटेड HCl के साथ हाइड्रोजन रिलीज नहीं करेगा। तो इसके जो दो हो जाएंगे जो हाइड्रोजन रिलीज नहीं करेंगे, इसका ऑप्शन क्या है, सल्फर एंड सिल्वर दोनों है। ठीक है, फिर बेटा इसके बाद हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एटॉमिक नंबर ऑफ 4 एलिमेंट। हमारे पास बेटा 4 एलिमेंट दिए हुए हैं ABCD, जो क्या है, ए का एटॉमिक नंबर बेटा कितना दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, बी का बेटा कितना दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है, सी का 10 दिया हुआ है एंड डी का 17 दिया हुआ है। यदि हम बेटा इसको देखेंगे तो हमें पूछ रहा है आउट ऑफ 4 विच 2 एलिमेंट कैन रिएक्ट टू फॉर्म आयनिक बॉन्ड। तो हमें यह बताना है इसमें से कौन सा दो एलिमेंट आपस में रिएक्ट करके आयनिक बॉन्ड फॉर्म करेंगे। यदि हम बेटा इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2 4, फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, सेकंड सेल में 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। फिर बेटा इसके बाद हमारे पास दिया हुआ है बी नंबर दिया हुआ, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बेटा क्या हो जाएगा, 2 और 6 हो जाएगा। फिर बेटा यहां पर दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर क्या दिया हुआ है, हमारे पास सी ऑप्शन यहां पर दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है, तो 2 और 8 हो जाएगा। तो ये भी क्या है भाई, ये जो हमारे इनर्ट गैस है उनकी कन्फिगरेशन है, तो ये तो कोई बॉन्ड तो फॉर्म करेंगे नहीं, क्योंकि आउटर मोस्ट शेल में कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन है। तो बेटा हमारे पास यहाँ पर 17 दिया हुआ है, 17 पे बेटा क्या हो जाएगा, 2 है, 8 है एंड 7 है। तो तुम बेटा यहाँ पर ये देखोगे जो ए नंबर है उसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है, तो वो उसकी मोस्ट प्रोबेबिलिटी हो जाएगी कि वो किसी 4 इलेक्ट्रॉन किसी को देना प्रेफर नहीं करेगा, बल्कि वो क्या करना प्रेफर करेगा, वो ये करना चाहेगा कि आपके साथ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करे। उसी तरह देखो जो हमारे पास सी ऑप्शन तो किसी से बॉन्ड ही नहीं बचाएगा बनाएगा, बचे हमारे पास बी और डी।
बेटा बी में आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ये चाहेगा कि 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाएं। एंड डी जो हमारे पास है, इसके आउटर मोस्ट शेल में बेटा कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन है। तो देखो यहां पर भी इलेक्ट्रॉन की कमी है, क्योंकि भाई ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए हमारे पास कितने होने चाहिए भाई? 8 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर होते हैं। जब तक ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा तब तक कोई भी आइटम इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करेगा। तो ये भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। ये भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो इसमें बेटा जो दोनों ऑप्शन है ये आपके क्या हो जाएंगे? इसमें वैसे देखा जाए चांसेस हो सकते हैं कि क्वेश्चन में मिसप्रिंट हुआ हो, या फिर यहाँ पर 10 की जगह या 11 दिया हुआ हो, क्योंकि यदि 10 इलेक्ट्रॉन दिए होंगे तो पॉसिबल नहीं है कोई आयनिक कंपाउंड फॉर्म करें, क्योंकि जो भी हमारे पास बी और डी है, इन इलेक्ट्रॉन क्या है? डिफिशियंट है। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉन्ड केवल क्या हो जाएगी? शेयरिंग ऑफ द बॉन्ड हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा? बोनस हो जाएगा। यदि ऐसे आया होगा, हो सकता है डाटा में मिसप्रिंट होगा, वो पॉसिबल नहीं है बेटा, वो पॉसिबल नहीं। देखो बी में क्या है ना, हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। इसको भी 7 है, 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो दोनों में हमें क्या है? इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। तो ये पॉसिबल नहीं है कि दोनों, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, एक के पास एक्सेस इलेक्ट्रॉन होते मान लीजिए, यहाँ पर 11 होता तो हमारा पॉसिबल था, एक इलेक्ट्रॉन और आता, एक दूसरे को दे देता। तो यहाँ पर आयनिक बॉन्ड पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ठीक है, आयनिक बॉन्ड क्या होता है? इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से फॉर्म होता है। तो ये जो आपका आंसर हो जाएगा, ये बोनस क्वेश्चन है, मतलब सभी को आंसर मिलेंगे जिसमें डाटा मिसप्रिंट नहीं है। वैसे डाटा मिसप्रिंट नहीं होगा, क्योंकि साइड पे यही क्वेश्चन अवेलेबल है उनकी। 8 के बाद यदि 9 रहता तो कहां पर बेटा? यहाँ पर तब भी पॉसिबिलिटी नहीं होती ना। देखो 8 इलेक्ट्रॉन हमें चाहिए, ये भी इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है, ये भी डिफिशियंट है। तो जब दोनों डिफिशियंट है, कोई देने वाला तो चाहिए ना, क्योंकि आयनिक बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है? आयनिक बॉन्ड बेटा फॉर्म होता है, एक स्पीशीज इलेक्ट्रॉन दे, दूसरी स्पीशीज इलेक्ट्रॉन ले। ठीक है, फिर उसके बाद बेटा दिया हुआ है 36 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन वन एटम ऑफ एन एलिमेंट एक्स इज 8 है। व्हाट विल बी द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स इन x2 माइनस आयन? देखो बेटा यहाँ पर क्या दिया हुआ है, एक बेटा हमारे पास एलिमेंट क्या है? एक्स है, जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं? 8 है। भाई कोई भी हमारे पास एटम है, अगर वो न्यूट्रल स्टेट में है, तो जिसमें उसमें जितने उसमें प्रोटॉन हो जाएंगे, उसमें उतने क्या हो जाएंगे? वही इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, वही उसका एटॉमिक नंबर हो जाएगा। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। हमारे पास उसका एक आयन दिया है x2 माइनस आयन। तो बेटा हम यहाँ पर देखेंगे, इस पे 2 यूनिट का निगेटिव चार्ज है। हम आयन है, कोई आइटम है, इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो उस पर कितना चार्ज आएगा? निगेटिव चार्ज आएगा। इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए हुए हैं, इसमें 2 यूनिट का निगेटिव चार्ज आया है। यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन थे, जब इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए हैं, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे बेटा? 10 हो जाएंगे। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बेटा कितने हो जाएंगे? 10 हो जाएंगे। तो इसी तरह देखो, हमें यदि कुछ भी पूछे, यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन पूछे, न्यूट्रॉन पूछे, इलेक्ट्रॉन पूछे, तो हम काउंट कर सकते हैं, क्योंकि हमें ये भी पता है कि मास नंबर बराबर क्या होता है बेटा? मास नंबर बराबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो हम उससे न्यूट्रॉन भी काउंट कर सकते हैं। फिर बेटा इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द स्टेनलेस स्टील एलॉय आयरन मेटल इज मिक्स्ड विथ। देखिए जो भी हमारे पास बेटा थोड़े एलॉय दिए हुए हैं, उसमें जो उनका कंपोजिशन है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसे हम थोड़ा अपनी तरफ से तैयार भी कर लेंगे। जो आपका स्टेनलेस स्टील होता है, वो जो मिश्र धातु है, उसमें लोहे के साथ बेटा क्या क्या मिलाया जाता है? तो आप इसका यदि ऑप्शन देखोगे, बेटा इसमें आपका क्या हो जाएगा? क्रोमियम एंड निकल हो जाएगा। बेटा इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? क्रोमियम एंड निकल हो जाएगा। तो इसी तरह जो भी हमारे पास एलॉय है, उनके कंपोजिशन को हम
तैयार कर लेंगे। फिर बेटा इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है 38 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग एलॉय कंटेन अ नॉन मेटल एज वन ऑफ द कंस्टिट्यूएंट, विच विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलॉय कंटेन्स अ नॉन मेटल एज वन ऑफ द कंस्टिट्यूएंट, निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु में एक घटक के रूप में अधातु शामिल होती है। देखो बेटा जो ब्रास है, जैसे आपने ब्रास पढ़ा होगा तो ब्रास में जो पीतल है इसमें भी क्या हमारे पास केवल मेटल ही पाई जाती है, स्टील में भी केवल मेटल होती है, और कांस्य जो हमारे पास ब्रॉन्ज है इसमें भी केवल मेटल होती है। जो आपका अमलगम होता है, अमलगम क्या होता है, जो हमारे पास मरकरी होता है और जो एलिमेंट है कोई भी मेटल के साथ बनता है जिसमें कुछ अमाउंट में क्या होता है नॉन मेटल का भी एडअप किया जाता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन बेटा क्या हो जाएगा, अमलगम हो जाएगा। फिर बेटा इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं अपने। फिर बेटा इसके बाद क्वेश्चन दिया हुआ है द हाइड्रोकार्बन 2 मिथाइल ब्यूटेन इज एन आइसोमर ऑफ। देखो बेटा जैसे ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है कि हाइड्रोकार्बन 2 मेथिल ब्यूटेन किसका आइसोमर है, तो देखो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए 2 मेथिल ब्यूटेन क्या है, यानी कि यूपीएससी नेमिंग हमें आनी चाहिए। फिर किसका आइसोमर है, तो बेटा जब कभी भी हमें आइसोमर पूछा जाएगा तो हम उसका केमिकल फार्मूला देखेंगे, जो ऑप्शन दिए हैं उससे मैच करेंगे, क्योंकि जो भी आइसोमर हो जाएंगे उनका केमिकल फार्मूला क्या रहेगा बेटा, सेम रहेगा जो भी हमारे पास स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं। तो बेटा यहां पर देखोगे 2 मिथाइल ब्यूटेन है, देखो बेटा ये क्या है, ये हमारे पास 1 2 3 4, ये हमारा क्या है बेटा 2 मिथाइल ब्यूटेन है। यदि हम इसका केमिकल फार्मूला लिखें तो क्या हो जाएगा, हम कार्बन को काउंट करें कितने कार्बन होंगे, 1 2 3 4 5, बेटा इसमें हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 3 3 3 6 7 8 9 और 9 3 12। एक बार फिर से हाइड्रोजन यदि हम देख लें, ठीक है 12 हमारे पास यहाँ पर क्या है बेटा, हाइड्रोजन है। तो देखो अगर हम देखेंगे बेटा हमारे पास एन पेंटेन दिया हुआ है, बेटा एन का मतलब होता है नॉर्मल, मतलब उसमें कोई भी ब्रांचिंग नहीं हुई है, जैसे यहाँ पर एक ब्रांचिंग थी। एन ब्यूटेन है, एन प्रोपेन है एंड आइसो ब्यूटेन है। तो बेटा तुम देखोगे यदि यहाँ पर कि क्या है, एन पेंटेन दिया हुआ है, तो जो हमारे पास बेटा पेंटेन हो जाएगा। यदि हम पेंटेन का फार्मूला देखेंगे, पेंटेन में बेटा क्या होता है, ये हमारे पास क्या है 2 मिथाइल ब्यूटेन है। दूसरा हम पेंटेन यदि देखेंगे, तो बेटा पेंटेन में 5 कार्बन होते हैं, हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे। तो आप देखोगे कि इसमें क्या हो जाएगा, जो आपका 2 मिथाइल ब्यूटेन हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, एन पेंटेन का आइसोमर हो जाएगा। बेटा ब्यूटेन में तो 4 कार्बन होंगे, ये तो रेस से बाहर हो गया। प्रोपेन में भी 4 कार्बन हो, प्रोपेन में 3 कार्बन होंगे, ये भी आउट ऑफ द रेस हो गया। फिर उसके बाद बचा है बेटा आइसोब्यूटेन। तो आइसोब्यूटेन यदि तुम देखोगे तो वो भी क्या है आपका, यदि आइसोब्यूटेन का यदि तुम्हें स्ट्रक्चर देखना है तो हम बता सकते हैं। आइसोब्यूटेन भी जो आपका है वो क्या है, 2 मिथाइल ब्यूटेन का जो आइसोमर है वो नहीं है। अगर हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करें आइसोब्यूटेन का, ये बेटा हमारे पास क्या है आइसोब्यूटेन है। तो यहां पर तुम देखोगे यदि, तो हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन हमारे पास केवल 10 है, तो ये पॉसिबल नहीं है। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। तो इसी तरह यदि कोई भी हमारे पास स्ट्रक्चरल आइसोमर का क्वेश्चन आएगा तो हम कर सकते हैं, कैसे करेंगे, हम सबसे पहले तो हमें आईयूपीएससी नेम लिखना आना चाहिए। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि कार्बन, सबसे पहले कार्बन को उठाएंगे, कार्बन नंबर सेम है कि नहीं सेम है। यदि कार्बन नंबर बेटा सेम होंगे फिर हम उसके बाद देखेंगे कि हाइड्रोजन हमारे पास सेम है कि सेम नहीं है, और इसी तरह कर लेंगे भाई। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं।
40 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है, द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन प्रोपेनल। देखो बेटा, एक प्रोपेनल होता है, एक प्रोपेनॉल होता है, तो हमें यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है बेटा। जब कहीं भी अल से खत्म होता है तो इसमें फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप होता है, जिसको हम बेटा CHO कहते हैं। बेटा जब कभी भी ऑल आता है तो वहां पर एल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप से इंड होता है, जिसको हम OH कहते हैं। उसी तरह बेटा जब कभी भी COH आता है, जब ओइक एसिड आता है, तो वहां पर बेटा क्या होता है, COH फंक्शनल ग्रुप होता है। और जब बेटा CO आता है तो वो लास्ट में किसके इंड होता है, 1 से इंड होता है। तो आप देखोगे इसका जो प्रोपेनल है, तो प्रोपेनल में बेटा कौन सा फंक्शनल ग्रुप पाया जाएगा, CHO पाया जाएगा। या तुम चाहो तो इसका ड्रा कर सकते हो, 3 कार्बन हो जाएंगे मेथड प्रॉप में एंड एक एल्डिहाइडिक ग्रुप हो जाएगा। तो आपका ये क्वेश्चन इस तरह हो जाएगा। फिर बेटा इसके बाद दिया हुआ है, व्हेन इथेनॉल इज हीटेड, जब बेटा इथेनॉल को हीट किया जाता है, किसके साथ, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। कितने टेम्परेचर पे, 170 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे। इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू इथीन, वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है बेटा, इथीन में कन्वर्ट हो जाता है। इन दिस रिएक्शन कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एज, बेटा ये जो हमारे पास रिएक्शन है, इसमें कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड कैसे एक्ट कर रहा है। हम बेटा सबसे पहले देखेंगे कि हमारे पास इथेनॉल क्या होता है। तो इथेनॉल क्या होता है, C2H5 CH3 CH2 OH बेटा दिया हुआ है। यदि हम यहाँ पर CH2 लिख ले तो ये क्या हो जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पर आ जाएगा। फिर बेटा यहाँ पर कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करवाई गई है। बेटा यहाँ पर आप देखेंगे उसको हीट किया जा रहा है 170 डिग्री सेल्सियस पे। तो हम यहाँ से याद रखेंगे, जब भी हमारे पास कोई एल्कोहल हमें दिया हुआ है और उसको कोई भी एसिड है, चाहे कॉन्क सल्फ्यूरिक एसिड है, चाहे हमारे पास क्या है बेटा H3PO4 है, ऑर्थो फास्फोरस एसिड है, कोई भी ऐसा एसिड है जो H+ आयन दे दे और उसके साथ हीट दिया हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए यहां से वाटर रिलीज हो जाएगा, यहां से वाटर रिलीज हो जाएगा और इथीन बन जाएगी। बेटा जब वाटर रिलीज होता है तो यहाँ पर इस रिएक्शन को बेटा क्या कहते हैं हम लोग, इस रिएक्शन को एलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं, निराकरण विक्रिया कहते हैं। और जो कौन H2SO4 यूज हो रहा है उसका वर्क क्या है, तो बेटा डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, निर्जलीकरण निर्जली कारक एजेंट है। मतलब वो क्या कर रहा है, वो वाटर को रिमूव करा रहा है, वाटर का रिमूवल कर रहा है। तो इसका बेटा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो आपको पता होना चाहिए जो भी हमारे पास बेटा एल्कोहल होते हैं, उनकी रिएक्शन जब हम कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ उनको हीट करेंगे या फिर हम H3PO4 ले लेंगे, जब वाटर रिलीज हो जाएगा और एल्कीन बन जाएगी तो उस प्रोसेस को एलिमिनेशन रिएक्शन करेंगे कहेंगे। और जो H2SO4 हो जाएगा वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट एक्ट होगा, यानी कि निर्जलीकारक अभिकर्षक के रूप में उपयोग हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो हमने देखिए 41 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं मिलाकर मैथ्स एंड बायो ग्रुप के। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द करेक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट, निम्नलिखित में से कौन किसी तत्व के समस्थानिकों की सही विशेषताएं क्या होती हैं। तो बेटा 2-3 चीजें होती हैं जो हम एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ते हैं, एक आइसोटोप्स क्या होते हैं, समस्थानिक क्या होते हैं, दूसरा आइसोबार्स क्या होते हैं, संभारी क्या होते हैं, दूसरा हम एक ये भी पढ़ लेते हैं कि आइसोटोन्स क्या होते हैं, आइसोन्यूट्रॉनिक क्या होते हैं। तो बेटा समस्थानिक वे स्पीसीज होती हैं जिसमें आपके क्या हो जाए, आपका एटॉमिक नंबर सेम हो जाए और डिफरेंट आपका बेटा क्या हो जाए, मास नंबर आपका डिफरेंट हो जाए। जैसे बेटा हाइड्रोजन होता है, तो हाइड्रोजन के हमारे यहाँ पर 3 आइसोटोप्स पाए जाते हैं। बेटा आइसोटोप्स में क्या होता है, एटॉमिक नंबर सेम रहेगा एंड यहाँ पर बेटा क्या हो जाएगा, जो इनका मास नंबर हो जाएगा वो डिफरेंट रहेगा।
तो बेटा इसके करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएंगे? समान परमाणु द्रव्यमान हो जाएगा, सॉरी, परमाणु द्रव्यमान क्या रहेगा? डिफरेंट रहेगा। परमाणु क्रमांक क्या रहेगा? सेम रहेगा। और यहाँ पर बेटा दिया है समान भौतिक गुण एवं रासायनिक गुण। देखो जो परमाणु क्रमांक हो जाएगा वो सेम रहेगा, एंड जो हमारे पास बेटा फिजिकल प्रॉपर्टीज हो जाएंगी, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या हो जाएंगी? डिफरेंट होती हैं। एंड जो हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो क्या होती हैं? सेम होती हैं। तो बेटा इसका यदि हम करेक्ट ऑप्शन देखेंगे तो क्या हो जाएगा? फोर्थ नंबर हमारे पास क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसी तरह बेटा जो आइसोबार्स होते हैं, अगर हम आइसोटोप्स देखें तो हाइड्रोजन के बेटा जो हमारे 3 आइसोटोप्स होते हैं, 1H1, 1H2, 1H3। बेटा इसको प्रोटियम कहते हैं 1H1 को, 1H2 को ड्यूटेरियम कहते हैं, 1H3 को टाइटियम कहते हैं। तो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट सेम होती हैं। ठीक है भैया। फिर उसके बाद दिया हुआ है अ सॉल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस पेपर टू ब्लू, इट्स पीएच इज लाइकली टू बी। बेटा क्वेश्चन दिया हुआ है पीएच, पीएच लिटमस पेपर से क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक घोल लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है, तो जो उसके पास इसका पीएच संभवतः कितना हो जाएगा? तो देखिए बेटा हमें यहाँ पर यह पता होना चाहिए जो हमारे पास एसिड होते हैं वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड करते हैं, जो भी हमारे पास बेटा बेस होते हैं वो रेड टू ब्लू करते हैं। तो देखिए बेटा यहाँ पर क्या हो रहा है? आ सॉल्यूशन टर्न, आ सॉल्यूशन टर्न रेड लिटमस पेपर टू ब्लू। बेटा रेड टू क्या कर रहा है? ब्लू कर रहा है। तो यानी कि वो क्या है? बेसिक है। और बेटा जब बेसिक है तो उसकी पीएच वैल्यू कितनी हो जाएगी? ग्रेटर देन 7 हो जाएगी। तो 7 का एक ऑप्शन है 4 नंबर, यानी कि 10 वो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। फिर बेटा 44 नंबर क्वेश्चन है कि द एसिड प्रोड्यूस्ड इन आवर स्टोमच, जो हमारे पास हमारे पेट में बनने वाला बेटा एसिड कौन सा होता है? तो आपने पढ़ा होगा कि पेप्सिन, एक हमारे पास पेप्सिन एंजाइम होता है जहां पर HCl एसिड पाया जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आपके लिए बेटा क्या हो जाएगा? HCl हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन मान लीजिए आपका बायो का भी है। देखो आप बेसिक ऑक्साइड विल बी फॉर्म्ड बाय द एलिमेंट, देखिए बेटा इसमें बेसिक ऑक्साइड विल बी फॉर्म्ड बाय द एलिमेंट, किस एलिमेंट के द्वारा बेसिक ऑक्साइड फॉर्म होगी? बेटा हमने आपको बताया था जो मेटल के ऑक्साइड होते हैं, जो धातु ऑक्साइड होते हैं, बेटा जो मेटल ऑक्साइड होते हैं वो कैसे होते हैं? बेसिक होते हैं। जो नॉन मेटल ऑक्साइड होते हैं वो एसिडिक होते हैं। तो देखो हमने आपको कुछ ये भी बताया था, कुछ एम्फोटेरिक ऑक्साइड भी पाए जाते हैं। इन जनरल ये ट्रू होता है लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, जैसे कि हमारे पास एम्फोटेरिक ऑक्साइड की बात करोगे बेटा, एम्फोटेरिक ऑक्साइड वे ऑक्साइड होते हैं जो बहुत नेचर शो करते हैं। तो जैसे इसका Al2O3 है, V2O5 है, डॉट डॉट डॉट। तो इसमें देखोगे कौन सा बेसिक ऑक्साइड है? तो बेटा इसमें पोटेशियम दिया हुआ है। पोटेशियम एक हमारा क्या है? मेटल है। और कैसा मेटल है? गुड मेटल है। तो इसका ऑक्साइड क्या हो जाएगा? मोर बेसिक हो जाएगा। ये दोनों नॉन मेटल हैं तो इनके ऑक्साइड एसिडिक हो जाएंगे। और इन जनरल क्रिप्टन भी जो यहाँ पर पाया जा रहा है, यहाँ पर क्रिप्टन ठीक है बेटा, सही कर देते हैं। तत्व द्वारा मूल ऑक्साइड बनेगा। मूल ऑक्साइड कैसा हो जाएगा? बेटा इसमें किसकी क्षारीय प्रकृति हो जाएगी? तो पोटेशियम का जो ऑक्साइड हो जाएगा वो बेसिक नेचर का हो जाएगा। फिर बेटा 46 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन,
जो हमारे पास वाष्पीकरण और संघनन की प्रक्रिया है ऑफ वाटर इज ड्यू टू, भाई वो किसके कारण होती है? तो बेटा इवेपोरेशन क्या होता है? इवेपोरेशन में वाटर किस में कन्वर्ट होता है? वेपर में कन्वर्ट होता है। एंड जो हमारा कंडेंसेशन है वो वेपर से वाटर में कन्वर्ट होता है। तो इसमें पहला ऑप्शन है कंडेंसेशन ऑफ वाटर इनटू वेपर एंड कंडेंसेशन, कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू वेपर एंड कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर इनटू लिक्विड रिस्पेक्टिवली। तो देखो बेटा इवेपोरेशन के लिए क्या दिया हुआ है? बेटा इवेपोरेशन के लिए पहला जो है वो इवेपोरेशन के लिए दिया हुआ है वाटर इनटू इट्स वेपर। तो इवेपोरेशन में वाटर किस में जाएगा? वेपर में जाएगा। एंड कंडेंसेशन में वाटर वेपर किस में आएगी? लिक्विड में आएगी। तो ये आपका सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पर एक चीज ध्यान रखेंगे, रिस्पेक्टिवली दिया हुआ है, मतलब हमें इसी ऑर्डर में सोचना है, क्योंकि यदि हम ऑर्डर चेंज करेंगे तो ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। जैसे ये वाला वाटर वेपर इनटू लिक्विड, तो ये आपका रॉन्ग है। फिर नाइदर नॉर वन और टू, तो ऐसा सॉरी ऐसा भी कुछ नहीं होगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा बेटा? फर्स्ट हो जाएगा कि कंडेंसेशन ऑफ वाटर, वाटर कंडेंसेशन ऑफ वाटर इन इनटू इट्स वेपर एंड कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू वेपर इनटू इट्स लिक्विड फॉर्म रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन बेटा क्या हो जाएगा? 1 नंबर हो जाएगा। फिर बेटा 47 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास। 47 नंबर क्वेश्चन है कि एन आयरन बॉल एट 40 डिग्री सेल्सियस। जो हमारे पास बेटा आयरन बॉल है, एक हमारे पास बेटा आयरन की बॉल है जो 40 डिग्री सेल्सियस पे है। फिर उसको बेटा क्या किया जा रहा है? उसको डिप किया जा रहा है किसमें? इन अ मग। एक हमारे पास कंटेनर है जिसमें उसको डिप किया जा रहा है, जो वाटर कंटेन कर रहा है बेटा कितना? 40 डिग्री सेल्सियस पे वाटर कंटेन कर रहा है। तो भाई जब इसमें इसको डिप करोगे, दोनों का टेम्परेचर क्या है? सेम है। जब टेम्परेचर सेम रहेगा तो हीट का फ्लो नहीं होगा। भाई जब कभी भी टेम्परेचर का डिफरेंट हो जाएगा तो हीट क्या हो जाएगी? फ्लो हो जाएगी। हीट लो टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर की ओर फ्लो करेगी। यहाँ पर क्या है? टेम्परेचर हमारा क्या है? सेम है। तो कोई भी क्या हो जाएगा? फ्लो हीट कहां से फ्लो होगी? तो फ्लो फ्रॉम आयरन बॉल टू वाटर क्या हो जाएगा? हीट फ्लो नहीं होगी। अ, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास? रॉन्ग हो जाएगा भैया। फ्लो ये रॉन्ग हो जाएगा, हीट फ्लो नहीं होगी। नाइदर फ्लो फ्रॉम आयरन बॉल टू वाटर नॉर फ्रॉम वाटर टू आयरन बॉल, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा। फिर इसके बाद दिया हुआ है कि फ्लो फ्रॉम वाटर इनटू आयरन बॉल, ये भी रॉन्ग है और ये भी रॉन्ग है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ेगा ही नहीं, क्योंकि फर्दर हम हीट नहीं दे रहे हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कि हीट ना तो लोहे की गेंद से पानी में प्रवाहित होगी और ना ही पानी से लोहे की गेंद में। तो बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। बेटा फिर दिया हुआ है द परसेंटेज सॉल्युबिलिटी ऑफ NaCl सोल्यूशन। जो भी हमारा बेटा NaCl सोल्यूशन दिया हुआ है, सोडियम क्लोराइड का विलयन दिया हुआ है, तो सॉल्युबिलिटी का मतलब है कि उसमें उसकी जैसे हमारे पास यहाँ पर बेटा कंटेनर है जिसमें हमने वाटर लिया हुआ है, उसमें हम NaCl को ऐड कर रहे हैं, तो एक सोल्यूशन प्रिपेयर किया गया है। सॉल्युबिलिटी का मतलब है कि जो हमारा सोल्यूशन है उसमें NaCl कितना डिसॉल्व है, फिर मैक्सिमम अमाउंट में कितना डिसॉल्व किया जा सकता है, वही हमारी क्या है? सॉल्युबिलिटी है बेटा। तो जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी पे इफेक्ट क्या पड़ेगा? तो इंक्रीजिंग द टेम्परेचर इंक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, बेटा जो सॉल्युबिलिटी होती है वो टेम्परेचर बढ़ाने पर बढ़ेगी, वही आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। डिक्रीज ऑन डिक्रीजिंग इन टेम्परेचर, ये रॉन्ग है। फिर क्या है? नो चेंज इन सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी में कोई चेंज नहीं होगा, ये भी रॉन्ग है। हमेशा बढ़ेगी तो ऐसा नहीं है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, टेम्परेचर घटाएंगे तो सॉल्युबिलिटी घटेगी। यानी कि जो भी आपकी बेटा सॉल्युबिलिटी है, यानी कि विलेयता है, वो किसके प्रोपोर्शनल है? डायरेक्टली टेम्परेचर के। अगर हम और सब कुछ क्या रख रहे हैं? कांस्टेंट रख रहे हैं।
तो ठीक है बेटा, यहां से ये क्वेश्चन हो जाएगा। फिर बेटा हमारे पास 49 नंबर क्वेश्चन है कि कंसीडर द स्टेटमेंट इफ एन इंडिकेटर गिव्स अ कलर चेंज विथ एन गिव एन कलर चेंज विथ एन एसिड, इट डज नॉट गिव अ कलर चेंज विथ बेस, द अबव स्टेटमेंट इज। देखो जो हमारे पास स्टेटमेंट दिया हुआ है, यदि कोई सूचक यानी कि इंडिकेटर अम्ल के साथ अभिक्रिया करके रंग परिवर्तन करता है तथा बेस के क्षार के साथ अभिक्रिया करके रंग परिवर्तन नहीं करता है, तो ये स्टेटमेंट क्या है भाई? सही है? तो सही तो नहीं ही है। अरे भाई, जो हमारे पास इंडिकेटर होते हैं वो एसिड और बेस में डिफरेंट कलर शो करते हैं, इसमें दिया हुआ क्षार के साथ रंग परिवर्तन नहीं करता है, तो इसमें क्या हो जाएगा? ये रॉन्ग हो जाएगा। फिर ये सही तो नहीं होगा। फिर दे आर नॉट एक्सप्लेन्ड प्रॉपरली, तो ऐसा तो नहीं है भाई कि सही से एक्सप्लेन नहीं किया गया है। एक्सप्लेन तो किया गया, और ये कोई मीनिंगलेस तो है नहीं कि ऐसा मतलब कुछ कह दिया गया जो एसिड बेस से रिलेटेड ना हो। तो इसका स्टेटमेंट हम देखेंगे तो सेकंड सही हो जाएगा, मतलब ये जो स्टेटमेंट हमारा दिया है ये इनकरेक्ट है, रॉन्ग है। ठीक है बेटा, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, जो आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन होगा। तो बेटा यहाँ पर जैसे दिया हुआ है कि बर्न, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पर हमें चेक होगा कि हमें कितना कंसेप्चुअल नॉलेज है। द बर्न ऑफ मैग्नीशियम इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, बेटा जो हमारे पास मैग्नीशियम है उसको बर्न किया गया है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, और जो वहां पर उसकी ऐश आई है, मतलब उसका जो क्या हुआ है, राख हुई है, उसको इकट्ठा करके पानी में क्या किया गया है, ऐड किया गया है। फिर उसको स्टिरर किया गया है, मतलब उसको हिलाया गया है और उसका सोल्यूशन प्रिपेयर किया गया है। तो पूछा जा रहा है यदि उसमें लिटमस पेपर को डिप करोगे तो हमारे पास उसका कलर चेंज क्या होगा? तो देखिए सबसे पहले हमें यहाँ पर पता होना चाहिए कि जब हम मैग्नीशियम को बर्न करेंगे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो क्या बनेगा, और हमें लगता है आज के दिन का ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है जहां पर हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा थोड़ा। जैसे मैग्नीशियम है, इसको बेटा ऑक्सीजन के साथ जब हम बर्न करेंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म हो जाएगा, यही क्या किस फॉर्म में हो जाएगा, यही एस के फॉर्म में हो जाएगा। फिर इसको कलेक्ट करके वाटर में क्या किया गया है, डिप किया गया है। तो आपको पता होना चाहिए कि मैग्नीशियम ऑक्साइड कैसा होता है, जब इसको वाटर के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो बेटा क्या हो जाएगा, मेटल ऑक्साइड है। मेटल ऑक्साइड कैसा होता है, बेसिक नेचर का होता है, मतलब वाटर के साथ अपक्रिया करके यह मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म करेगा। तो यहाँ पर बेटा ये क्या बनाएगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म करेगा। और हमें पता है कि जो MgOH होता है वो कैसा होता है, बेसिक नेचर का होता है। तो आपको पता, बेसिक मतलब बेटा क्षारीय होता है। तो हमें पता है लिटमस पेपर को जो हम डिप करेंगे तो बेस में उसका कलर कैसा हो जाएगा, बेस में वो क्या करता है, रेड टू ब्लू करता है। तो बेटा अच्छा क्वेश्चन था, इसमें हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि कौन सा ऑक्साइड बनेगा, फिर उसकी वाटर के साथ रिएक्शन क्या हो जाएगी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन बेटा हो जाएगा सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहां तक हमने क्या किया है, आपको जो CHS BHU केमिस्ट्री के क्वेश्चन है 2023 के मैथ्स एंड बायो ग्रुप के 25 क्वेश्चन वो हमने डिस्कस कर लिया है। आशा करते हैं कि आपको समझ में भी आया होगा। और इस क्वेश्चन से यहाँ पर हम ये सीख सकते हैं, मान लीजिए यहाँ पर मैग्नीशियम की जगह बेटा कार्बन दी होती तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म होती, फिर यदि हम उसको क्या करते, उसकी वाटर के साथ रिएक्शन कराते तो वो एसिडिक नेचर की हो जाती। अभी रहने दो भाई। देखो तो ठीक है, आज की क्लास के लिए धन्यवाद। तो आप अपने CHS एग्जाम की तैयारी करते रहें और आपको आपके आने वाली आगामी CHS एग्जाम की शुभकामनाएं एंड बेस्ट ऑफ लक। उसको ऑफ कर दो।